myself Indresh sir and welcome to my English grammar class. ग्रामर जिसको वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझा जाता है, मैथ्स का भाई इसको माना जाता है। बहुत कम स्टूडेंट के दिमाग में ये जाता है। और आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ क्लॉजेस। क्लॉजेस का पता है आपको यूज कहाँ पे है? अगर आप गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हो या कोई भी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो तो क्लॉजेस की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा कि आप क्लॉजेस का यूज कहाँ पे करने वाले हैं, आप क्लॉजेस का यूज करके मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें क्लॉज समझना है। क्लॉज से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसको फ्रेज बोलते हैं, फ्रेजेस। ठीक है, तो मैं आपको पहले फ्रेजेस के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि फ्रेजेस हैं क्या। ओके, बहुत सारे लोगों के दिमाग में फ्रेजेस को लेकर कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग तो मुहावरे बोलते हैं उसको, बट दैट इज टोटली इनकरेक्ट, वो गलत होता है। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, मैं इसको सेंटेंस नहीं बोलूंगा। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा इन द ईस्ट, पूर्व में। आप क्वेश्चन पूछोगे सर पूर्व में क्या, पूर्व में क्या? ठीक है, तो देखिए फ्रेज का मतलब ये होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस। फ्रेज का मतलब क्या होता है? एक इनकम्प्लीट सेंटेंस। ओके, अगर आप फ्रेज को कंप्लीट सेंटेंस बनाना चाहते हो, ठीक है, फ्रेज को एक सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आपको उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। ओके, जैसे मैं यहां पे लिखूं कि द सन राइजेस। जब मैंने यहां पे लिखा द सन राइजेस और फिर एक साथ मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, देन इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तब जाके एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ यही पढ़ रहा होता इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द स्काई, इस तरह का सेंटेंस मैं बोलूं तो आप बोलोगे सर यू आर नॉट टेलिंग मी कंप्लीट सेंटेंस, यू आर टेलिंग एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। ओके, तो इनकम्प्लीट सेंटेंस को क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दो डेफिनेशन लिख के बताता हूं। तो पहला डेफिनेशन है एन इनकम्प्लीट सेंटेंस is called, an incomplete sentence is called a phrase. Okay, clear? दूसरा डेफिनेशन आपको अगर याद हो, आपको आपके बचपन में आपके टीचर्स ने बताया हो एक सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है। सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस क्या है? तो आप बोलोगे सर सेंटेंस मींस ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इट्स कॉल्ड सेंटेंस। ओके, तो उसी तरह से यहां पे फ्रेज का भी एक डेफिनेशन बनाते हैं, थोड़ा लेंथी डेफिनेशन बनाते हैं। ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट doesn't give a complete sense is called a phrase. Okay, तो ये आपके डेफिनेशन हो गए। Okay, if somebody is going to ask you a short definition, then you can tell an incomplete sentence is called a phrase. And if somebody like कभी आपको सप्लीमेंट्री पढ़ना होता है ना, तो आप लंबे खास करके लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंग्लिश में तो आपको लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं, तो आप इस तरह का डेफिनेशन भी लिख सकते हो। A group of words that does not give a complete sense is called a phrase. Okay, example is here in the east. इन द ईस्ट में तीन वर्ड्स है, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। पूरब में क्या? तो जब हम इसमें ऐड करते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, तब जाके इसका सेंस जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो फ्रेज के रिगार्डिंग जो भी आपके दिमाग में डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है, मेन टॉपिक है क्लॉजेस, उस पे आए। तो अगर हम बात करें क्लॉजेस की, मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, आई गॉट लेस मार्क्स। मेरे मार्क्स कम आए। आई गॉट लेस मार्क्स बिकॉज I had not worked hard. I had not worked hard. Okay? अगर मैं यहां पे अगर आप देखो तो मैंने दो सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस है I got less marks और दूसरा सेंटेंस है I had
नॉट वर्कड हार्ड। ओके, अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो ये सेपरेट दो सेंटेंस है। आपको पता है कि सेंटेंस के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कुछ सेंटेंस अगर आपकी जानकारी बता दूं मैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ओके, आपने इंपेरेटिव सेंटेंस का नाम सुना होगा, वो डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होता है। सिट डाउन, सिट इज वर्ब, गेट आउट, गेट इज वर्ब, ओपन द डोर, ओपन इज वर्ब। ओके, तो अगर आपके दिमाग में ये हो कि सेंटेंस मींस उसमें चारों चीज होनी चाहिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, तो जरूरी नहीं है। सेंटेंस में के लिए दो चीजें भी हो तो काफी है। कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, ओके, वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी तो उसको सेंटेंस बोल सकते हैं। तो अगर आप यहां पे देखोगे आई गॉट लेस मार्क्स, ये एक सेपरेट सेंटेंस है। आई हैड नॉट वर्कड हार्ड, ये भी एक सेपरेट सेंटेंस है, ओके। लेकिन मैंने जब यहां पे लिख दिया है इन दोनों को साथ में, आई गॉट लेस मार्क्स पहला सेंटेंस, ओके, और दूसरा आई हैड नॉट वर्कड हार्ड दूसरा सेंटेंस, ठीक है। जब मैंने साथ में लिखा है तो यहां पे मैं अगर एक को लिखता हूं और दूसरे को नहीं लिखता हूं तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं आएगा। अगर मैं एक को लिखता हूं आई गॉट लेस मार्क्स बिकॉज, यहां तक मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, इसके बाद मैं कुछ नहीं लिखता। जैसे मैं यहां पे खड़ा हो जाता हूं, ठीक है, आपको दिख रहा है आई गॉट लेस मार्क्स बिकॉज, बिकॉज भी मैंने लगा दिया और उसके बाद मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर दिस सेंटेंस सीम्स टू बी इनकम्प्लीट, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है, ओके। तो यहां पे जब ये था अलग तो सेंटेंस था, लेकिन जब ये साथ में आ गया, और साथ में किसके साथ आ गया, इसके बीच में एक है कनेक्टिव, ठीक है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव, या फिर इसका दूसरा नाम दे सकते हैं, एक्चुअल में इसको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोला जाता है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपने बचपन में पढ़ा होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो कंजक्शन आप याद करो, कंजक्शन क्या होता है, जो दो वर्ड्स को कंबाइन करे उसको कंजक्शन बोलते, दो सेंटेंस को कंबाइन करे उसको कंजक्शन बोलते हैं, ओके, हमने पढ़ा था बचपन में। तो ये कंजक्शन है, कौन सा कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दो टाइप के कंजक्शन होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग होते हैं और एक सब ऑर्डिनेटिंग होते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आप कनेक्टिव भी बोल सकते हो, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आप क्या बोल सकते हो, उसको सिर्फ कंजक्शन बोल सकते हो, ओके। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आई गॉट लेस मार्क्स ये पहला सेंटेंस, और आई हैड नॉट वर्कड हार्ड ये दूसरा सेंटेंस आपका, ठीक है। यहां पे पर इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे, इसको क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्लॉज है और ये आपका सेकंड क्लॉज है, ठीक है। अब बोलोगे सर सेंटेंस और क्लॉज में फर्क क्या है, आपका क्वेश्चन ये होगा कि सेंटेंस और क्लॉज में फर्क क्या है फिर, ठीक है। आपने सेपरेट अलग अलग लिखा तो बोलते हुए सेंटेंस है, और एक साथ लिख दिया एक कनेक्टिव का यूज करके तो आप बोल रहे हो ये क्लॉज हो गया। तो क्लॉज है क्या, आई विल गिव यू द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ क्लॉज, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि क्लॉज का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। क्लॉज का प्रॉपर डेफिनेशन है क्लॉज इज itself a complete sentence, but it is always used as a part of sentence। तो ये है प्रॉपर डेफिनेशन, ये है प्रॉपर डेफिनेशन क्लॉज का। क्लोज मत पढ़ लेना, क्लोज मतलब नजदीक होता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है। ये क्या है, क्लॉज है, मुंह ज्यादा खोलना पड़ता है, क्लॉज। क्लोज में मुंह बंद करके आपका माउथ का मूवमेंट, लिप का मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्लोज, सी द एक्सप्रेशन क्लोज, क्लॉज, क्लोज, क्लॉज, ओके। चलिए थोड़ा माउथ का एक्सरसाइज भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्लियरली डेफिनेशन में क्या दिया है क्लॉज के डेफिनेशन में, क्लॉज इज इटसेल्फ अ कंप्लीट सेंटेंस। क्लॉज अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है, बट इट इज ऑलवेज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। लेकिन इसका यूज कहां पे होता है, सेंटेंस के एक पार्ट में। एक एग्जांपल आपको देता हूं, विराट कोहली अपने आप में इंडियन टीम है, वो इतना बड़ा प्लेयर है, ठीक है, कि उसके बिना इंडियन टीम चल नहीं सकता, लेकिन वो है क्या,
वो इंडियन टीम का ही एक पार्ट है, ठीक है। विराट कोहली इज इटसेल्फ एन इंडियन टीम। विराट कोहली अकेले में इंडियन टीम के बराबर है, बट विराट कोहली का यूज कैसे होता है? तो विराट कोहली का यूज होता है टीम इंडिया के प्लेयर के रूप में। ओके, तो अब आपको बेटर समझ में आएगा क्लॉज है क्या, ठीक है। क्लॉज इज इटसेल्फ अ कंप्लीट सेंटेंस। क्लॉज अपने आप में संपूर्ण वाक्य है, लेकिन इसका यूज कैसे होता है? तो इसका यूज होता है एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओके, नाउ यू मस्ट बी क्लियर। अब आपकी जो भी डाउट्स है, ठीक है, क्लॉज को लेके आई थिंक वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी थोड़ा और डिटेल आपको नॉलेज दिया जाए। अब क्लॉज में भी अलग अलग टाइप के क्लॉज होते हैं, ठीक है। यहां तो मैंने लिखा है फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज, लेकिन इसमें थोड़ा आपको डीप नॉलेज देता हूं मैं, ठीक है। क्लॉज में अगर आप देखें तो एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आई गॉट लेस मार्क्स, मेरे मार्क्स कम आए, ठीक है, मेरे मार्क्स कम आए, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, और दूसरा बिकॉज आई हैड नॉट वर्कड हार्ड, मैंने मेहनत नहीं की थी, ये आपका क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इसका दूसरा नाम आप दे सकते हो, ये आपका इंडिपेंडेंट, इसका दूसरा नाम, इसको दूसरा नाम भी आप दे सकते हो, ये आपका मेन क्लॉज है, ये आपका मेन क्लॉज है। इसका तीसरा नाम भी है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य क्लॉज जिसको बोलेंगे। और सेकंड वाला जो है उसके अलग अलग नाम है, इसको बोलेंगे, पहला नाम डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं इसको, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अगर ये ना लिखा जाए, सिर्फ ये लिखा जाए बिकॉज आई हैड नॉट वर्कड हार्ड, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की तो क्या हुआ? तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। अगर मैं बोलूं, मैं सिर्फ, आप यहां तक को भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ आप इसको रीड करो, बिकॉज आई हैड नॉट वर्कड हार्ड, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की। तो क्योंकि मेहनत नहीं की, उसका सेंटेंस से बुरा लग रहा है ना आपको, ठीक है, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा आई गॉट लेस मार्क्स, मेरे कम मार्क्स आए। एक तरह से अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है और ये आपका रीजन है, ये कारण है, ठीक है। क्यों कम मार्क्स आए? क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। ओके, तो अब आपका जो डाउट है मेन क्लॉज को लेके, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को लेके, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है, इन सब को लेके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये टॉपिक आपके लिए यूजफुल है। ये जब मैं आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, अगला जो हमारा वीडियो होगा वो सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रिलेटेड होगा, जो 10th 12th के सिलेबस में पूछा जाता है, और आप अगर इंग्लिश अच्छा करना चाहते हैं तो वहां पे भी यूज होता है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया, ये एग्जांपल जो दिया है मैंने, वो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है वो एक मेन क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, तो ये कहां पे यूज होता है? ये कहां पे यूज होता है, अगर ये आपको जानना है तो आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा आपको कि इसका यूज कहां पे है, ठीक है। और आपने देखा कि एक क्लॉज इंडिपेंडेंट हो, एक डिपेंडेंट हो, तो उन दोनों क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं ग्रामेटिकल टर्म में, उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है, या फिर कनेक्टिव बोलते हैं। ओके, तो इसका यूज है कहां पे, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं जहां पे आपको डिफरेंस पता चलेगा, जहां पे दोनों क्लॉज जो होंगे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। यहां पे आपने देखा कि लेस मार्क क्यों आए, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क नहीं किया था, ठीक है। अब मैं एक और सेंटेंस आपको लिख के बताता हूं। I worked hard, still I got less marks. Still I got less marks. यहां पे पहला क्लॉज ये रहा, I worked hard, और दूसरा क्लॉज है I got less marks. लेकिन अगर यहाँ पे आप दोनों देखते हो तो दोनों क्लॉज का एक दूसरे से कुछ नया लेना है क्या? ऐसा बोल सकते हो क्या कि मैंने वर्क हार्ड किया फिर भी मेरे कम मार्क्स आए, ठीक है, कोई कनेक्शन है यहाँ पे? अगर मैं सेंटेंस को उल्टा कर दूं, आई गॉट लेस मार्क्स बिकॉज, ओके, आई हैड नॉट वर्कड हार्ड, ऐसा करूं तब वहां पे बिकॉज लगाते हैं तो वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, फिलहाल हम बात करें दोनों क्लॉज की,
ठीक है, क्या लगता है आपको इसमें से कोई भी क्लॉज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है? नहीं है। यहाँ पे दोनों क्लॉज क्या है, कह सकते हैं दोनों क्लॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है? बोथ क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट हियर। यहाँ पे दोनों क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जहां पे दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट होते हैं वैसे क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। उसको आप सिर्फ कंजक्शन ही बोल सकते हो, और दूसरे लैंग्वेज में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, तो आई थिंक अलग अलग टाइप के जो क्लॉजेस होते हैं उसका नॉलेज आपको मिल गया होगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो क्लॉज यहाँ पे भी प्रेजेंट है इस सेंटेंस में, लेकिन दोनों क्लॉज का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों स्वतंत्र हैं। ठीक है, दोनों को हम यहाँ पे मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको क्लॉजेस की रिगार्डिंग जानकारी दी है, कितने टाइप के क्लॉज होते हैं उसके रिगार्डिंग जानकारी दी है, और अगर एक मेन क्लॉज हो एक डिपेंडेंट क्लॉज हो तो उसको ज्वाइन करने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, जिसको हम कनेक्टिव भी बोलते हैं। और जहां पे दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज हो उनको ज्वाइन करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको हम ओनली कंजक्शन या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोल सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक है ग्रामर का, क्योंकि इसके बेस पे ही हम आगे जाके सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्व करने वाले हैं। जो कि आप सॉल्व करते हो तो आपकी इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज बहुत अच्छी है। ओके स्टूडेंट, तो अगला वीडियो जो है आप देखिएगा जरूर, क्योंकि वो इसके बेस पे ही वो टिका हुआ है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जो है क्लॉजेस का नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो गेट द क्लॉजेस नॉलेज एंड सॉल्व्स the transformation of sentence from simple to compound, compound to complex, simple to complex, complex to simple. Okay, all these things. Okay, तो I expect आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और फिर अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू। साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए जिसमें आपके ग्रामर के टॉपिक्स क्लियर हो पाते हैं, और मैं आपको एक चीज बताऊं तो एज अ बोर्ड स्टूडेंट या फिर आप 11th-12th में पढ़ रहे हो या 10th में हो, तो आपके पास बहुत सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे 11th-12th साइंस वालों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जैसे सब्जेक्ट होते हैं। कॉमर्स वालों के पास भी अकाउंट, स्टेट, इको भी जैसे हार्ड सब्जेक्ट है। ओके, तो मेरा टारगेट ये रहता है कि इंग्लिश एक बार में ऐसा समझा दिया जाए बच्चों को कि वो अगर मंथ में एक बार भी रिवीजन करे देन आल्सो दे शुड बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। ये मेरा इंटेंशन होता है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे उनको मैक्सिमम ग्रामर का नॉलेज मिल सके। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो दैट इज रिगार्डिंग सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।